नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वास्तविक संख्या 1 से लेकर 100 तक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए प्रश्न संख्या 101 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, ए में दिया है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? तो देखिए, दो अपरिमेय संख्या गुना करिए। मान लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके बाद फिर गुना √5 फिर क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों अपरिमेय संख्या है। अब दोनों को गुना करते हैं तो देखिए 5 25 हो जाएगा, रूट में 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 आता है, या तो रूट में 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। सिर्फ 5 क्या है, परिमेय है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। गलत बोल रहा है, क्योंकि कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय भी होता है। देखिए मान लीजिए कि √3 क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √7 ले लीजिए, √7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिएगा अपरिमेय आएगा, क्योंकि रूट के अंदर वाला अंदर से गुना होता है। 7 या 21 आ जाएगा, √21 आ जाएगा। √21 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि कभी परिमेय आता है, कभी अपरिमेय आता है, दोनों आता है। तो ई ऑप्शन ए गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी में है, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये सही है। देखिए, एक परिमेय संख्या मान लीजिए 4 परिमेय संख्या है, उसके बाद एक अपरिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ बोला है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या गुना करना है। तो मान लीजिए अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3 ले लेते हैं। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, क्योंकि बाहर वाला बाहर से गुना होता है, अंदर वाला अंदर से। यानी यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 के √3 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। यही तो यहाँ बोला है, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अब देखिए मान लीजिए एक लीजिए, एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद कोई भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए √11 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अंदर वाला अंदर से गुना होता है, बाहर वाला बाहर से। तो एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद √11 के 11, यानी √11 हो जाएगा। √11 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही तो बोला है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यही ऑप्शन क्या है, सही है, यानी सत्य। यही कथन इसका, बी कथन इसका सत्य है। उसके बाद प्रश्न संख्या 102 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक गिनती होता है। ऐसे करके अनंत तक प्राकृतिक संख्या होता है। अब देखिए √n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। √n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी कोई भी इसमें ले प्राकृतिक संख्या रखेंगे, तब यहाँ देखिए अगर 1 रख दिए तो 1 क्या आ गया, 1 का वर्गमूल 1 आता है। तो ये क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। अब उसके बाद अगर मान लीजिएगा कि √2, यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या की जगह पर 2 रखते हैं। अब देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √2 के √2 हो जाएगा। एक बार क्या आ गया, परिमेय संख्या आया, और एक बार अपरिमेय संख्या आया। एक बार परिमेय आया और एक बार अपरिमेय आया। तो इसमें बोला है हमेशा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है, और परिमेय को ही प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ बोला है हमेशा अपरिमेय संख्या, नहीं, ये भी गलत है। यहाँ से ए भी गलत है, उसके बाद बी भी गलत है, क्योंकि हमेशा बोला है अपरिमेय संख्या। हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आ रहा है, परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। बोल रहा है हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत है, कभी परिमेय आता है, कभी अपरिमेय आता है। तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए डी में बोल रहा है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो देखिए एक क्या है, प्राकृतिक संख्या में आता है, क्योंकि गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी ये प्राकृतिक संख्या है आपका, ये सब आपका प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए एक क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या आ गया, और ये परिमेय भी संख्या है। उसके बाद √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यही तो डी में बोला है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो इसलिए इसका डी सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 103 है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n
भाज्य होगा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से। अभाज्य संख्या कहते किसे, वैसे संख्या जो खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटे, वैसे संख्या जो खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से होता है। 2 से होता है, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके अनंत तक। तो इसमें देखिए प्रथम 13,986 बोला है, यानी पहला संख्या आ जाएगा 2, आ जाएगा 3, आ जाएगा अभाज्य संख्या 5 है, 7 है, ऐसे करके कहाँ तक बोला है टोटल है 13,986 है, विषम संख्या है। ये 2 सिर्फ सम संख्या है, ये 2 के अलावा इधर सब विषम है। ये क्या है, 2 सम है, बाकी सब विषम है। इधर जो जितना भी बचा इधर सब विषम है। अब देखिए इधर सम है, इधर विषम है। अगर दोनों का योग देखिए, संख्याओं का n योग निकलना है, यानी दोनों को जोड़ना है, तो सम को एक बार जोड़िए। ये 2 क्या है, सम संख्या है। उसके बाद देखिए इधर कितना बचा, देखिए इतना पद में 13,986 में एक संख्या निकाल दीजिए, 2 निकल गया तो कितना बचा, 13,985 बचा। 13,985 क्या है, विषम संख्या है। सिर्फ 2 सम है और 13,985 विषम है। देखिए एक सम संख्या और विषम संख्या का योग हमेशा विषम आता है, हमेशा क्या होता है, विषम होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा विषम होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि देखिए कोई भी विषम संख्या लीजिए या सम संख्या कोई भी लीजिए, मान लीजिए 2 क्या है, सम संख्या, इसमें कोई भी विषम संख्या जोड़िए। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटे, तो मान लीजिए 3 को जोड़ते हैं तो विषम ही आएगा, 3, 2, 5 आ गया। अब मान लीजिए कोई 4 लीजिए, 4 क्या है, सम संख्या। उसके बाद कोई भी यहाँ विषम संख्या लीजिए, मान लीजिए 11 है, 11 जोड़ दिए, तो अब देखिए 11 4 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, विषम ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। अब बोला है ए में बोला है 6। देखिए विषम संख्या कभी भी सम संख्या से पूरी तरह नहीं कटेगा, विषम संख्या कभी भी सम संख्या से पूरी तरह नहीं कटेगा। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 6 से कटाइए, नहीं कटेगा, पूरी तरह नहीं कटेगा, ये पूरी तरह नहीं भाज्य होगा। तो इसलिए ये गलत है। कोई भी विषम संख्या सम संख्या पूरी तरह नहीं काट सकता है। इसलिए यहाँ भी क्या है, सम है, अब विषम को पूरी तरह नहीं विभाजित कर सकता है। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए ये आपका विषम संख्या मान लीजिए 13 है या 15 भी ले लीजिए, 4 से कटाइए, नहीं कट रहा है, पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकता है। सम विषम को पूरी तरह भाज्य नहीं हो सकता है, इसलिए बी भी इसका गलत हो जाएगा। यहाँ भी देखिए सम संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या को ही पूरी तरह विभाजित करेगा। तो देखिए 3 को गलत है, एक सही हो जाएगा। या तो इसका ये शॉर्ट तरीका है, और या तो एपी के तरीका से बना सकते हैं। योग n निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें से भाग देंगे, जिसमें लग जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। शॉर्ट विधि ये वाला है। उसके बाद प्रश्न संख्या 104 है, x पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से a में बोला है एक विषम पूर्णांक है, b में बोला है एक सम पूर्णांक, c में बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और d में बोला है एक धनात्मक पूर्णांक। आइए इसको हल करते हैं। देखिए एक गुणांक दिया है, x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए यहाँ 0 बैठा देंगे। अब x बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर को उस पर प्लस में है 1, इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 हो गया। अब यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं n का, तो दिया है x पावर n प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए x पावर n हो जाएगा, इधर प्लस में बराबर कुछ पर 1 है, इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब दोनों बगल देखिए x का मान बैठा देंगे, x का मान है -1 और n का n ही रह जाएगा, बराबर हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर -1 आया है, और इधर भी -1 ले आने के लिए n के जगह पर 1 बैठाएंगे, तबे यहाँ -1 आ सकता है। अगर यहाँ 2 बैठा देंगे तो गलत हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ -1 ले आने के लिए पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, n के जगह पर 1 होना चाहिए, बराबर आ जाएगा आपका -1। n के जगह पर आपका क्या आ गया, n के जगह पर 1 आ गया। एक क्या है, एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक वैसे संख्या जो 2 से नहीं कटे, तो एक विषम पूर्णांक है, ये सही है।
एक सम बोल रहा है, गलत है। उसके बाद देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ये भी गलत है। उसके बाद बोल रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, तो एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक एक है। उसके बाद देखिए एक विषम पूर्णांक बोला, तो एक विषम पूर्णांक है, इसलिए इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 105 है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए नंबर लाइन कह रहा है, नंबर लाइन यानी ऐसे एक लकीर पार लेंगे, यहाँ से देखिए मूल बिंदु यहाँ है, अब इधर से -1 हो जाएगा, इधर -2 होगा, -3 होगा, ऐसे करके अनंत तक होगा, अनंत तक नंबर लाइन पर। इधर देखिए +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3, +4। तो देखिए यहाँ बोला है ए में बोला है एक वास्तविक संख्या, सही बोल रहा है, सभी क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते कहते किसे हैं, तो पहले अवास्तविक समझ लीजिए, यानी काल्पनिक नंबर पर समझ लिए, अवास्तविक यानी काल्पनिक नंबर। तो देखिए रूट में अगर माइनस आ जाता है तो अवास्तविक आता है, तो रूट में इधर आ ही नहीं रहा है तो अवास्तविक होगा ही नहीं, यानी सभी क्या होगा वास्तविक संख्या। बोल रहा है एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है, ये भी सही है। एक बोल रहा है परिमेय संख्या, ये भी सही बोल रहा है। एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीनों में, तीनों किस में आता है वास्तविक संख्या में, तीनों किस में आता है वास्तविक संख्या में, इसलिए वास्तविक सही हो जाएगा। वास्तविक में देखिए एक प्राकृतिक संख्या भी आता है, एक परिमेय संख्या भी आता है, एक अपरिमेय संख्या भी आता है, तीनों आता है वास्तविक में, तो वास्तविक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या पर। उसके बाद 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए हर का खंड अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आता है तो अशांत होगा। तो देखिए इसका खंड कर लेते हैं, 700 का खंड कर लेते हैं, तो ये 3 दूना 6 बचा, यहाँ से एक इसको दिए तो 10 हुआ, 5 दूना 10, 1 0 बचा, 1 0 उतार देंगे, फिर यहाँ से कटाएंगे, कितना से कट रहा है 5 से, 7 बचे 35, यहाँ से बचा 0 0 उतार देंगे, फिर कट रहा है कितना से 5 से, 5 एकम 5, यहाँ से बचा 2 2 इसको दिए तो 20 हो गया, 4 5 20। अब देखिए ई कट रहा है, फिर यहाँ से कट रहा है 2 से, 7 दूनी 14। इसका देखिए हर का खंड में क्या आ गया, 7 भी आ गया, 7 आ गया, तो ये क्या है अशांत है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, शांत नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है, देखिए ये कट रहा है, पहले कटा लेंगे, इसको कटा लेंगे तो यहाँ से 13 से कट रहा है, 7 से 13 बार में कट रहा है, 13 7 91, फिर इधर कट रहा है 7 21, 2 0 बचा, 2 0 उतार देंगे, यानी नीचे आ गया 300, 300 का खंड कर लीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 15 दूनी 30 हो गया, 0 बचा, 0 उतार देंगे, फिर 2 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 1 बचा, 1 इसको दिए तो 10 हुआ, 5 दूना 10, फिर यहाँ से कट रहा है 5 से, 15 5 75, फिर ये 5 से कट रहा है, 5 3 15, फिर कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, तो इसका हर के खंड में 3 भी आ गया, इसलिए यह भी क्या है अशांत है। यहाँ पूछा है शांत, इसमें आ रहा है अशांत, इसलिए बी इसका गलत है, ऑप्शन गलत है। उसके बाद सी में देखिए दिया है 343 बटे दिया है 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3। अब देखिए 7 पर पावर 3 है, यानी गुना में 7 3 बार लिख सकते हैं, इसको काटाने में आसान होगा। अब देखिए यहाँ से कटा दीजिए, 7 चौके 28 है, 28 यहाँ से बचा आपका 7 चौके 28 है, बच गया यहाँ से 6 इसको दे 63 हुआ, 9 7 63, यानी 7 बार में कट गया। फिर कट रहा 7 7 49, 7 बार में कट गया, फिर ई 7 और ई 7 कट रहा है, 7 एकम 7, एक बार में कट गया। तो हर खंड में देखिए क्या आया, 2 और 5 सिर्फ आया, 2 और 5 आया, इसलिए क्या है शांत है। शांत किस में है, शांत किस में आया, सी में आया, इसलिए इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 107 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्ग हो। जैसे 16 का पूरा पूरा वर्ग होता है 4, 4 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग कितना है 4 है, यानी इसका 4 ये पूरा पूरा वर्ग है। 240 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ए गलत है। 16 वर्ग है, 40 का वर्ग है, तो ए बी हो सकता है आपका। उसके बाद 24 किसी का वर्ग नहीं है, 2400 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए सी भी इसका गलत है। उसके बाद 3600 वर्ग है, यानी 60 का वर्ग है, तो यही दोनों ऑप्शन को चेक करना है।
तो इसमें देखिए सबसे पहले तीनों का लघुत्तम निकालिए। 16 जिस तरह लघुत्तम निकालना है, या तो गुणनखंड विधि से निकालना है या तो ऐसे निकाल लीजिए। 24 अब देखिए 2 से कट रहा है, 8 दूनी 16, अब 5 दूना 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर कट रहा है 24, 12 दूनी 24, फिर कट रहा है 4 दूनी 8 है, अब 5 दूना 10, 6 दूनी 12, यहाँ से फिर कट रहा है 2 दूनी 4, ये 5 के 5, उसके बाद ये 3 दूना 6। अब देखिए नहीं कट रहा है तो सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 80 तिया 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, लघुत्तम 240 आ गया। अब 240 देखेंगे ये दोनों में किसमें पूरी तरह विभाजित है। 1600 को पहले चेक कर लेते हैं। 1600 को कटाते हैं 240 से। देखिए जीरो और जीरो सबसे पहले कटा दीजिए, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो कट गया। अब इधर बच गया देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। फिर यहाँ से कट रहा है 8 दूनी 16, जीरो बचा, जीरो उतार दीजिए। फिर कट रहा है 4 से, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, एक जीरो बचा, एक जीरो यहाँ उतार देंगे, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 यानी 20 चौके 80, 4 तिया 12। अब देखिए अब नहीं कट रहा है तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसलिए ये 1600 गलत है। उसके बाद 3600 में देखिए 3600 बटे 240 से भाग देना है। अब देखिए एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब इसको कटाइए, 12 दूनी 24, यहाँ से कट रहा है 18 दूनी 36, एक जीरो बचा, एक जीरो उतार देंगे। यहाँ से कट रहा है 2 से कट रहा है, या तो 2 से कटा दीजिए, 2 से कट रहा है 6 दूनी 12, यहाँ से हो गया आपका 9 दूनी 18 और जीरो बचा, जीरो यहाँ उतार दीजिए। फिर देखिए 15 से कट रहा है डायरेक्ट, 15 छके 90, 15 छके 90 पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए ये 3600 क्या है, भाज्य है, यानी तीनों में भाज्य है 3600। 3600 तीनों से कट रहा है, इसलिए आपका डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के 14 गुना है। तो पहले लघुत्तम समावर्तक मान लेते हैं या तो महत्तम समावर्तक मान लेते हैं। देखिए यहाँ से बोला है लघुत्तम समावर्तक है महत्तम समावर्तक के 14 गुना है, यानी महत्तम समावर्तक पहले मान लेंगे, यानी मौसा मान लेंगे। मौसा मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ बोला है लघुत्तम समावर्तक है महत्तम समावर्तक के 14 गुना है, यानी लौसा जो है महत्तम का 14 गुना है। इसमें देखिए लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के 14 गुना है, यानी x के 14 गुना है। लघुत्तम महत्तम समावर्तक कितना है, x है, यानी x के 14 गुना है, तो x गुना 14 कर देंगे तो 14x हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद बोला है लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है, यानी दोनों का जोड़ कितना है 600, यानी इसको ऐसे कर देंगे x है अब प्लस यहाँ से 14x है बराबर हो जाएगा 600। यहाँ दिया है दोनों का जोड़ 600 है तो 600 लिख, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, यानी 14x प्लस x तो 15x हो जाएगा, 15x बराबर 600। अब देखिए कटाइए, 15 चौके 60 है, यानी 4 बार में कट रहा है, 15 चौके 60 है, जीरो बचा, जीरो उतार देंगे, x बराबर आ गया 40 आ गया, x बराबर 40। ये तो देखिए आप बगल में कटा लीजिएगा, यहाँ से 600 15 से कटाएंगे तो सिंपल सा है, 15 चौके 60 यानी 15 के 15 में कितना बार में 60 है, 4 बार में है। अब यहाँ से 60 कट गया तो बचा क्या, जीरो, तो यहाँ जीरो उतार देंगे, यानी 40 आ गया, x बराबर 40 आ गया। देखिए इसमें x कितना आ गया, 40 आ गया। उसके बाद इसका महत्तम समावर्तक यानी 40 आ गया, यानी मौसा 40 है, तो मौसा हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, मौसा 40 आया, 40 लिख देंगे। उसके बाद देखिए लौसा निकालने के लिए लौसा निकाल लेंगे, यहाँ सब निकला हुआ है, देखिए निकला हुआ है, x का मान बैठाना है, 14 है, 14x है, 14x है, यानी x का मान बैठाना है, तो 14 गुना x कितना है, 40 आया है, 14 गुना 40 करना है, बस आ गया इसका लौसा। 14 गुना 40 करेंगे तो आ जाएगा 14 चौके 56 आ जाएगा,
560 आ जाएगा, 560 आ गया, यानी एलसीएम कितना आ गया, 560 आ गया। अब बोला है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है, यानी देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, तो वो वाला सूत्र बैठा देंगे। एलसीएम और एचसीएफ आ गया, यानी महत्तम समावर्तक 40 आ गया और लघुत्तम समावर्तक 560 आ गया। अगर इसे पहले का वीडियो सभी देखे हैं तो आसानी से ही सब बन जाएगा। उसके बाद देखिए सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यानी मौसा गुना लौसा होता है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल निकालिए। एक संख्या कितना है, 280 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी एक संख्या 280 है, 280 है, गुणनफल मतलब होता है गुना, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, यानी दूसरी संख्या को दूसरी लिख दीजिए या तो y लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, यानी मान लीजिए हम दूसरी संख्या यहाँ लिख देते हैं, दूसरी संख्या। तो देखिए मौसा कितना आया था, 40 आया था, तो यहाँ पर 40 बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे लौसा कितना आया है, लौसा आया है आपका 560 बैठा देंगे। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 40 गुना 560 बटे, ये देखिए गुना हम बराबर किस पर करेंगे तो बटे में बदल जाएगा, यानी 280 आ जाएगा। अब 0 और 0 कट गया, 0 कट गया। अब 28 दूना 56 हो जाता है, 28 दूना 56 दो बार में कट गया। तो देखिए अब 40 को 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा दूसरी संख्या। 40 गुना 2 करेंगे, 40 यहाँ 40 है, ये 40 और 2 को गुना कर देंगे, क्योंकि गुना है बीच में तो गुना कर देंगे। 40 दूना 80 हो जाएगा, 80 आ गया। तो दूसरी संख्या कितना आ गया, 80। 80 किस में है, बी में, इसलिए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है, संख्या 23.43 पर बार को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये 23.43 है, इसको एक साथ लिखेंगे, 23.43 है तो इसको एक साथ लिखेंगे, यानी 23.43 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कितना संख्या पर बार है, तो दो संख्या पर बार है, यानी दो ना नीचे में लिख देंगे, दो ना नीचे में लिख देंगे। उसके बाद देखिए जितना पर नहीं रहता उसको घटाया जाता है, यानी 23 पर बार नहीं है, 23 को घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। अब इसको घटा के लिखिए, तो 3 में 3 गया, 0 बच गया, 3 में 3 गया 0। उसके बाद 4 में 2 गया, 2 बच गया, 2 बच गया। उसके बाद 23 में कुछ नहीं घटाएंगे तो 23 बच जाएगा, 23 ही बच गया। उसके बाद नीचे क्या बचा है, 99 बचा है, 99 बचा है, तो यहाँ नीचे 99 हो जाएगा। 23 20 बटे 99 किस में है, ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 110 है, x पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है सिर्फ तभी। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ x का मान निकाल लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। इससे पहले बताए हुए हैं उससे बना लीजिएगा आप। यहाँ से हम भी इसको हल कर देते हैं। देखिए x इधर, एक इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए इसका निकाल लीजिए, तो x पावर n है, x पावर n प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए एक को बराबर किस पर कर लेंगे, यानी x पावर n बराबर हो जाएगा, ई प्लस में एक इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए x का मान कितना है, -1 है, तो x का मान -1 रख देंगे, बराबर इधर -1 है। अब देखिए -1 ये कब रहेगा, जब इसके पावर में n के जगह पर 1 लिखेंगे तभी माइनस रहेगा, नहीं तो प्लस हो जाएगा। अगर 2 लिखते हैं तो -1 को डबल बार गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पावर क्या होना चाहिए, 1। तो 1 हमारा क्या है, बोल रहा है एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी सही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है एक विषम पूर्णांक, तो n एक क्या है, विषम पूर्णांक है, एक क्या है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटता है। तो एक क्या है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक किस में है, बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 111 है, 6x पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका खंड कर लेंगे, दिया है 6x पावर 4y, इसका खंड कर लेंगे। उसके बाद 12xy का पूछा है, बहुत हल्का है, xy 12xy का पूछा है। अब देखिए इसका 6 का खंड करेंगे, 6 का खंड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3 गुना 6, यानी 2 गुना 3 आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 3। उसके बाद x पावर 4 है, x पावर 4 है, यानी x को 4 बार लिख सकते हैं।
x पे पावर 4 है तो x को 4 बार गुना में लिख देंगे, y एक बार गुना में है तो y को एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसको खंड करेंगे, 12 का खंड कर लीजिए तो 12 का खंड आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूना 6 आ जाएगा। इसका गुना में 2 को 2 आया है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद x एक बार आया है तो एक बार x लिखेंगे, y एक बार आया है तो y एक बार लिखेंगे। अब देखिए महत्तम में महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ में क्या किया जाता है, जो दोनों में है उसको पहले लिखा जाता है, यानी दोनों में 2 है 2 को लिखेंगे पहले। उसके बाद देखिए दोनों में फिर क्या है, 3 दोनों में है, 3 दोनों में है तो 3 दोनों में है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या दोनों में है, तो दोनों में यहाँ से x भी दोनों में है तो यानी एक x बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए एक y दोनों में है, एक y दोनों में है तो एक y दोनों में ले एक y निकल जाएगा। अब देखिए सबको गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 3 दूना 6 और x को गुना करेंगे तो x रह जाएगा y, तो x y 6xy, इसका आ जाएगा 6x के x रह जाएगा, y के y रह जाएगा, क्योंकि इसका कोई गुणांक नहीं है 6xy हो जाएगा। 6xy किस में है, d में, इसलिए इसका d सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 112 है, √10 गुना √15 बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए दोनों को गुना कर देंगे, √10 और √15 के गुना कर देंगे। रूट का अंदर वाला अंदर से गुना होता है, यानी 15 ढेर 150 हो जाएगा, 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी 150 आ गया, √150 आ गया, यानी 150 आ गया, √150 आ गया। अब 150 को खंड कर लेंगे, 150 का खंड करेंगे तो 2 से कट रहा है, 7 दूनी 14, यहाँ से बचा एक इसको दिए तो 10 हो गया, 5 दूना 10, फिर यहाँ से कट रहा है 5 से, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 को 5 बार गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी 15 पचे 75, फिर 3 से कट रहा है, 3 पचे 15। तो देखिए गुना में 5 कितना बार है, 2 बार, यानी एक 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर। अगर हम 150 के ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको गुना में आगे पीछे करके किधरों से लिखेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए 2 5 है गुना में तो एक 5 बाहर निकलता है रूट से। उसके बाद जो डबल बार नहीं रहता है उसको अंदर में ही गुना किया जाता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ 5√6 आ गया, 5√6 किस में है, ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 113 है, 3 + √3, उसके बाद इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है हाँ या नहीं, या कहा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ए के रूप में है, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ बी है, यहाँ बी है, क्योंकि √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो बी दोनों को मान लीजिए। अब देखिए a + b आ गया और यहाँ a - b आ गया, तो ये फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b होता है। तो a कितना है, 3 है, यानी 3² सिंपल सा है, 3² - b कितना है, b है √3, तो √3²। अब इसको हल कर लीजिए, आ गया आंसर इसका। अब देखिए 3 को डबल बार गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस के माइनस है, और √3 को डबल बार गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। या तो ऐसे भी बना सकते हैं, √3 गुना में 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अब घटा लीजिए, 9 में ले 3 गया, 6 बच गया। 6 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसमें बोला है परिमेय संख्या है, तो हाँ है 6, क्योंकि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस में है, ए हाँ है, तो हाँ इसमें ए में मार देंगे टिक। उसके बाद प्रश्न संख्या 114 है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, सिंपल सा है। देखिए 1.34 है, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाए 1 लिखे। अब कितना अंक पहले था, 2 अंक पहले था, 2 0 यहाँ बैठा देंगे। अब उसके बाद कटाएंगे, कट रहा था कटाएंगे, 6 दूनी 12, यहाँ से बचा 1 इसको दिए तो 14 हुआ, 7 दूनी 14 आ गया। अब इधर से कट रहा है, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 दूना 100। अब नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो इसलिए 67/50 किस में है, बी में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 115 है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि अपरिमेय भी होता है, वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आता है। अवास्तविक किसे कहते हैं, तो रूट में अगर माइनस आ जाता है तो अवास्तविक हो जाता है।
इसमें बोल रहा है अवास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। तो देखिए बोला है क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 116 है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। आइए इसको हल करते हैं। देखिए तीनों को एक साथ करके लिखेंगे, तो तीनों को एक साथ लिखेंगे तो 0 और 23 हो जाएगा, 0 23 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना संख्या पर बार था, तो 2 संख्या पर, तो 2 न लिख देंगे यहाँ। अब जिस पर नहीं रहता उसको घटाया जाता है, तो 0 घटाएंगे तो वही रह जाएगा, यानी 23 रह जाएगा। 23 बट्टे 99। कट रहा था कटाएंगे, नहीं कट रहा था नहीं कटाएंगे, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 23/99 बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, इससे पहले बता चुके हैं, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है परिमेय संख्या 43/2⁴ गुना 5⁴ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें देखिए हर में सबसे बड़ा पावर जिसका ज्यादा रहता है उतने स्थान बाद जाके रुक जाता है, यानी 4 स्थान बाद जाके क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि पावर दोनों में क्या है 4 अधिक है, तो ये 4 स्थान बाद जाके क्या होगा, रुक जाएगा, 4 स्थान बाद जाके रुक जाएगा, दशमलव प्रसार 4 स्थान के बाद जाकर रुक जाएगा, तो किस में है, डी में उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 50 का खंड कर लीजिए, 50 और 25 का खंड करना है। देखिए आसानी से करेंगे, 50 का खंड कर लीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 से कट रहा है, 5 25 हो रहा है, 5 25, 50 का खंड अगर 2 गुना 5 गुना 5 है। अब उसके बाद 25 का खंड करेंगे, तो 25 का खंड 5 25 हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 हो जाएगा, 5 गुना 5 है। अब देखिए एचसीएफ यानी मौसा, एचसीएफ यानी मौसा, एचसीएफ को मौसा ही बोल सकते हैं, तो मौसा देखिए दोनों में देखा जाता है क्या है, तो दोनों में 5 है, इसलिए 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दोनों में 5 है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अब मौसा दोनों गुना कर देंगे तो 5 25 आ गया, इसका मौसा 25 आ गया। उसके बाद लॉसा निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम का गुणनफल पूछा है, दोनों के गुना करना है लास्ट में, तो यहाँ लॉसा निकाल लेते हैं। लॉसा में भी वैसा ही है, जो कॉमन रहता है पहले लिख लीजिए, तो दोनों में 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद दोनों में क्या है 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो बचा उसको लिख दिया जाता है, 2 बचा 2 लिख दीजिए, बस इसको गुना कर दीजिए, एलसीएम आ गया 5 25, 25 दूना 50 आ गया। अब देखिए एलसीएम आ गया 50 और मौसा यानी एचसीएफ आ गया 25। अब दोनों का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, यानी दोनों गुना करेंगे, 25 गुना 50 कर देंगे, 25 गुना 50 कर देंगे, तो इसको गुना करिए, जीरो वाला गुना आसान होता है, 25 5 क्या होता है 125 होता है, तो यहाँ 125 लिख दीजिए। अब एक जीरो बचा, एक जीरो यहाँ लिख दीजिए, 1250 आ गया, 1250 किस में है, बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। आइए इसको हल करते हैं। देखिए a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, देखिए इसको b बोला जाता है, इसको a बोला जाता है, और इसको q बोला जाता है, इसको r बोला जाता है। तो देखिए यहाँ a दिया हुआ है, a दिया है 278 दिया है, 78 दिया है। उसके बाद देखिए b नहीं दिया है, इसमें b नहीं दिया है, यानी भागफल दिया है, इसको भागफल कहा जाता है, और r को शेषफल कहा जाता है, इसको शेषफल कहा जाता है, और इसको भाजक कहा जाता है, इसको भाज्य कहा जाता है। देखिए यहाँ पर b नहीं दिया है, तो b नहीं दिया है तो b को b ही लिख देंगे। उसके बाद q दिया है, q कितना दिया है, q यानी भागफल दिया है, भागफल दिया है आपका 12, तो यहाँ 12 बैठा देंगे। उसके बाद प्लस शेषफल भी दिया है, शेषफल कितना दिया है 2 दिया है, 2 लिख देंगे। अब देखिए 278, अब देखिए ई प्लस में है बराबर किस पर, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
-2 हो जाएगा बराबर 12 को 20 से गुना करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 278 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 276। अब देखिए ये 12 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बटे में बदल जाएगा। उसके बाद बराबर इधर हो जाएगा बी। अब देखिए कटाई है 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ से बच गया 3 क्योंकि 24 27 में 24 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 इसको दिया था 36 हुआ, 12 या 36 यानी 23 12 में पूरा कट गया तो बी बराबर आ गया 23। 23 किस में है? 23 आपका डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।